हाय स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर चल रहा था फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और कैसे केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं, और साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो प्रीवियस क्लास जो अपनी थी, यानी कि प्रीवियस वीडियो जो अपना था, उसमें अपन ने सीखा था कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो जनरली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है कि फर्स्ट आपके पास रिएक्शन आ जाती है कॉम्बिनेशन, सेकंड आ जाती है आपके पास डिकम्पोजिशन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ आपके पास कौन सी रिएक्शन आती है, रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ बातें मैंने एक्सप्लेन करी थी, उसको 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन पे चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट आपके पास रिएक्शन कौन सी थी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब क्या हो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको आप कौन सी रिएक्शन कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। या फिर H2O है, H2 है प्लस हाफ O2 है, दोनों रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2O का। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। स्पेशल बात जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो हीट अगर इवॉल्व हो तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर हीट इवॉल्व क्यों होती है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सारे अपने एलिमेंटल फॉर्म में, नेचुरल स्टेट में, कार्बन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो अपने को पता है कि हर एक एलिमेंट क्या करता है, स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं, और फिर वो क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि जो एलिमेंट पहले अनस्टेबल फॉर्म में थे वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करके। तो जैसे ही वो स्टेबल होते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो उन रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट इवॉल्व क्यों करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके इसके कारण से। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड आपके पास आती डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना यानी कि क्या होना, डिसोशिएट होना। कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, तो उस रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन कह देते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आपके पास मान लीजिए कि AB है, इस AB से आपको क्या मिल रहा है, A+B। ये AB क्या था, एक कंपाउंड था। इस कंपाउंड में आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से थे, A और B थे। कि जैसे ही आपने इसको हीट दी, हीट देते ही क्या हो गया, A+B में डिसोशिएट हो गया। मैंने क्या कहा, हीट दी। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, तो इस कारण से ये रिएक्शन आपके पास कौन सी हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट आपके पास क्या रहती है, एब्जॉर्ब होती है। अब आप हीट किस फॉर्म में दे रहे हो, हीट किस फॉर्म में या एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो, उसके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन से टाइप आते हैं, पहला टाइप आपके पास आता है थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड फोटोलाइसिस, और थर्ड आपके पास कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन भी कह सकते हैं और इसको आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन भी कह सकते हैं। तो थर्मल में आप एनर्जी, ये जो रिएक्शन है वो एब्जॉर्ब कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि आप इसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो हीट करने पे कंपाउंड जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट
एलिमेंट्स में डिसोशिएट हो गया, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। आपने इसको हीट करा, ये जो सिंबल है वो आपके पास किसका है, हीट का। आपने इसको हीट करा, हीट करते ही कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में आपको क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आपने हीट करा, हीट करते ही ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में क्या हो चुका है, डिसोशिएट हो चुका है। तो इसको अपन कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिसोशिएट हो गया तो डिकम्पोजिशन, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो गया तो आप इसको क्या कहोगे, थर्मल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें फोटोलाइसिस में या इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो इसको आप क्या कह दोगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये AgBr जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस को या तो आप ऐसे लिख सकते हो या आप यहां पे लिखिएगा सनलाइट। तो ये AgBr जो है वो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, Ag प्लस Br2 में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये हो गया आपके पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको क्या देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में डिसोशिएट होता है तो उसको आप कौन सी रिएक्शन कह दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कह दोगे। और या इसको आप क्या कह दोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कह दोगे। लाइक आपके पास ये आ गया कि H2O है, ये H2 प्लस O2 में क्या हो चुका है, डिसोशिएट हो चुका है। बैलेंस कर लेते हैं इसको अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो ये आपके पास कौन सा आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये प्रीवियस वीडियो वाला पोर्शन था जिसमें मैंने दो टाइप की केमिकल रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करी थी, एक कॉम्बिनेशन करी थी और सेकंड मैंने कौन सा करा था, डिकम्पोजिशन करा था। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होती है वो भी बताया था कि कैथोड होता है, एनोड होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो फर्दर इसकी एक बार और मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे, ये आगे जो अपने कुछ चैप्टर आएंगे मैं उसमें वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आगे चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट या इसको आप क्या कह सकते हो, एक और नाम दे सकते हो, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। किसी कंपाउंड में से कोई भी आपके पास कंपाउंड है लाइक कॉपर सल्फेट, तो किसी कंपाउंड में से एक आयन का किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेसमेंट होना या डिस्प्लेसमेंट होना, डिस्प्लेस होना, उसको आप क्या कह दोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दोगे। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, आयंस का एक्सचेंज हो, या यूं कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उस केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हो। ये आपके दो टाइप की होती है। फर्स्ट आता है इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कि दैट केमिकल रिएक्शन in which one element of any compound is replaced by other
highly reactive element known as single displacement reaction. That chemical reaction in which one element of any compound, किसी भी compound का एक element किसी दूसरे highly reactive element से क्या हो जाए, replace हो जाए, उसको आप कौन सी reaction कहते हो? single displacement reaction. एक टर्म आ रही है यहाँ पे highly reactive element. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जैसे एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ये कोई एलिमेंट है A, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो BC से, या तो ये आपके पास क्या कोई कंपाउंड है और ये आपके पास कोई एलिमेंट है, इन दोनों के केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन से आपके पास प्रोडक्ट बनता है AC प्लस B. तो यहां क्या हुआ, यहां इस B को, जो एलिमेंट B था उसको A ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. A की जगह पे आपके पास कौन सा आ गया, सॉरी B की जगह कौन सा आ गया, आपके पास A आ गया. तो कौन से एलिमेंट आएंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, B और A में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है कि सर A होगा. कैसे होगा वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं. कि माना कि B और A में से A मोर रिएक्टिव है, तो ये A वाला एलिमेंट जो है वो B को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके नया कंपाउंड बना देगा. आपके पास एक AC प्लस B का अलग हो. फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन करवाते हैं. अब रिएक्शन करवाने पे आपको क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर. जिंक की आपने रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट से, तो जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाने पे आपको क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. आपने कोई कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड की रिएक्शन जिंक एलिमेंट से कराई. अब कैटायन अगर जो पॉजिटिवली चार्ज वाला होगा, यानी कि मेटल जो होगा वो मेटल को डिस्प्लेस करेगी, नॉन मेटल जो होगी वो आपके पास नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी. अब हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है. तो जिंक और कॉपर में से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, जिंक है. तो जिंक क्या कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और आपके पास क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या मिलेगा, कॉपर. अगर आप ये रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्स करते हो, रिवर्स मींस थोड़ा सा उल्टा करते हो कि कॉपर की रिएक्शन आप करवा रहे हो जिंक सल्फेट से, तो रिएक्शन ही नहीं होगी. कैसा, हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे कि हमने लिख दिया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन जिंक. ओके, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन जिंक. तो क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सी आपके पास लेस रिएक्टिव है. तो अपन अभी कहाँ है, 10th लेवल की बात करते हैं. 12th में जाएंगे केमिस्ट्री पोर्शन में. रिएक्टिविटी सीरीज काफी थोड़ा सा लेंथी है. 10th लेवल की बात करते हैं तो कोई 10-15 एलिमेंट की सीरीज जो आपके एग्जाम में काम आती है वो मैं आपको बताऊंगा. उसको आपको लर्न करनी, लर्न करते ही आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है. तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है. लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करता है. ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट displaced by more reactive element. ये चीज हमेशा अपने को ध्यान में रखनी है कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो ही डिस्प्लेस हो पाएगा. जिंक और कॉपर में से जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो इसके कारण से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा. ये रिएक्शन आपके पास कंप्लीट नहीं होगी. रिएक्शन कौन सी कंप्लीट होगी, जो मैंने ऊपर लिखी है, Zn प्लस कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट प्लस आपको क्या मिलता है, कॉपर. तो
जनरली ये मेटल्स में, नॉन मेटल्स में हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, सॉरी, या जो लेस रिएक्टिव है उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अभी आपको एक सीरीज बता देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि मेटल को या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिस सीरीज में ये एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उसे अपन कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। होती क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? दैट सीरीज in which elements are arranged according to their increasing or decreasing order of reactivity। जिसमें अपन क्या करते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब सर रिएक्टिविटी सीरीज में अपने को जो करना है, अपने को क्या करना है कि जो 10th लेवल तक के एलिमेंट्स हैं उसको अभी तक याद रखना है, लर्न रखना। बाकी जो आगे है अपन नेक्स्ट क्लासों में, हायर क्लासेस में उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, हाईली रिएक्टिव कौन से हैं और लेस रिएक्टिव कौन से। अपने को इतने एलिमेंट्स लर्न रखना है। के को आप क्या कहते हो, पोटेशियम। Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड। H आपके पास कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन। यह आपके पास क्या आ जाता है, कॉपर। Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au आपके पास कौन सा आ जाता है, गोल्ड। अब सर याद कैसे रखें, तो एक छोटा सा सेंटेंस है वो मैं आपको बताता हूं, उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली, केदारनाथ कोई पर्सन है, उसका माली जब खाना बनाता है, सर माली खाना बनाता है, एक सेंटेंस है जब अपने लिए बनाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। ये आगे देखिएगा,
कौन है आगे आओ। ये दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है पकाता है, फिर है कौन है आगे आओ। इसको लिंक कर सकते हैं कैसे? इसको लिंक कैसे कर सकते हैं कि भैया केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो माली ने कहा भैया कौन है आगे आओ, जिसने कहा है वो आगे आओ, बताओ कौन है। तो जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो ऊपर एलिमेंट हैं वो हाई रिएक्टिव होंगे और जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव होगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी आपके पास क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मैं कहूं कि जैसे इसके एग्जांपल लेके कुछ कर रहे हैं कि आपके पास जो एलिमेंट है उसके हिसाब से 2-4 रिएक्शन देख रहे हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो मैं जैसे बात करें अपन अभी कि Zn प्लस FeCl2 रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है क्या? Zn और Fe, ये आपके पास Zn, ये आपके पास Fe। मैंने कहा टॉप टू बॉटम आते हैं रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो जिंक जो है वो आपके पास मोर रिएक्टिव और जो आयरन है वो आपके पास क्या होगा? लेस रिएक्टिव। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। तो रिप्लेस करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस Fe। यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। एक और रिएक्शन देखिए, ये अपना एग्जांपल फर्स्ट था। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में ले लेते हैं ZnSO4 प्लस Pb। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी? Zn रिएक्टिविटी सीरीज में Pb से ऊपर आता, Pb आपके पास क्या है? Zn से नीचे। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। और रिएक्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही है यानी कि Pb लेस रिएक्टिव है तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो Pb आपके पास है लेस रिएक्टिव और Zn आपके पास कौन सा है? मोर रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। एक आधा और एग्जांपल कर लेते हैं कि मैं कह दूं कि भैया ये कर लेते हैं थर्ड वाला एक रिएक्शन की SnCl2 प्लस Pb। अब SnCl2 और Pb यानी कि Sn मेटल है, Pb मेटल है। मेटल मेटल को करेगा ये मैंने आपको बताया, और नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि कंपाउंड में होता क्या है? एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन कौन बनाता है? मेटल। और एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल। ठीक है ना? तो Pb आपके पास मेटल में आता है, टिन आपके पास मेटल में आता है। तो मेटल ही मेटल को रिप्लेस कर सकता है, मेटल नॉन मेटल को नहीं कर सकता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते सर Cl की जगह Pb लगा दे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि Cl क्या है आपके पास? एक नॉन मेटल। तो Sn और Pb दोनों आपके पास मेटल है। आपको आइडेंटिफाई करना है इस सीरीज से कि कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। कि अपन देख लेते हैं इस सीरीज से कि Sn जो है, Sn आपके पास मोर रिएक्टिव है और Pb आपके पास कौन सा है? लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन भी आपके पास कंप्लीट नहीं हो सकती। अब मैं एक एग्जांपल अगर ऊपर से लेते हैं अपन अपना फोर्थ एग्जांपल कि MgSO4 प्लस कैल्शियम, MgSO4 प्लस कैल्शियम। तो आपके पास यहां क्या आएगा? CaSO4 प्लस मैग्नीशियम। बिकॉज कैल्शियम आपके पास क्या है? मोर रिएक्टिव। मैग्नीशियम आपके पास क्या है? लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा।
तो ये आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, जिसमें एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो उसको आप कौन सी रिएक्शन कहते हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मोर रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, उसके लिए अपन क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि वो सीरीज जिसमें एलिमेंट उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो ये आपके पास जो 10th लेवल की, मैं फिर बात कर रहा हूँ, कौन से लेवल की बात कर रहे हैं अपन, 10th लेवल की। तो 10th लेवल में जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स अपने यूज आते हैं, उस एलिमेंट के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। क्योंकि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो आप देख लीजिए, और जो भी इसमें मैं आपको बाद में क्या है कि असाइनमेंट दूंगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन उसको बाद में फर्दर डिस्कस कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक आपके पास कौन सी आती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी कौन सी आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट अभी अपन ने पढ़ी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो चुकी है। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में अपन ने देखा कि केमिकल रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, और अगर मोर रिएक्टिव होगा तो दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज उसमें से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन टू कंपाउंड्स। So when two compounds react with each other, then the exchange of ion is present in double displacement reaction. कि जैसे आपके पास क्या है, AB है, AB की रिएक्शन आप CD से करवा रहे हैं, तो अपने को पता है कि AB क्या है, कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होंगे। CD भी आपके पास क्या है, कंपाउंड है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों कंपाउंड में से आयन का जो एक्सचेंज होता है उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, AC प्लस BD। इस रिएक्शन को आप क्या कह दोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं कि आप क्या करवा रहे हो, मान लीजिए कि PB NO3 का होल ट्वाइस प्लस या सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम क्लोराइड से। ओके, तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन था, इससे आपको क्या मिला, AgCl प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, NaNO3। ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड में, और ये कौन सी स्टेट में रहेगा, एक्वस स्टेट में। कि सर ऐसा क्यों, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जब भी दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्ट करवाने पे क्या होगा
कि एक तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इसमें रहेगा एक्वस फॉर्म में। तो जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप क्या कह देते हो, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले NaCl था, AgNO3 था, अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बन चुका है, AgCl बन चुका है और NaNO3 बन चुका है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक एलिमेंट की रिएक्शन कंपाउंड से करवाते हैं, जिसमें से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होती है कैसे, उनमें आयनों के एक्सचेंज से। अब आयन, कैटायन और एनायन कोई भी आपके पास एक्सचेंज होके प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस चैप्टर में अपने पास बहुत ही छोटा सा पोर्शन रहा है। एक आपके पास रिएक्शन का टाइप और आता है जिसको आप कहोगे रेडॉक्स रिएक्शन, एक रहा है कोरोजन और एक रहा है रेंसिडिटी। 3 टॉपिक के बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उनकी एक्टिविटी, उनके टेक्स्ट के क्वेश्चंस और साथ में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक यू।